बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने नजर आई। हज़ारा बरादरी का कत्लेआम ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। ख्वाह वो गुज़िश्ता दौर हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपनी जगह पर। रात गए मजदूर जो हैं वो अपने घरों में या अपनी जगह पर सो रहे थे और वहाँ पर हमने देखा कि कानकुनी करने वाले मजदूरों को जिस तरह से ज़िबह किया गया और बेईमाने तरीके से कत्ल किया गया, ये बहुत बड़ा स्टेट के लिए सवालिया निशान है। हमारे सिक्योरिटी इदारे हों या हमारी स्टेट हो, वो एक आम बंदे को प्रोटेक्ट करने में क्यों नाकाम नजर आती है। एक तरफ पर हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया जाता है तो दूसरी तरफ पर उन तखरीबकार नासरों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। ये सवाल बारहा दफा रिपीट किया जाता रहा है और किया जा रहा है। हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से उनके जो सरबराह हैं आगा सैयद मोहम्मद रजा साहब, उनका ये कहना है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो हमारे लवाहिकीन हजरात को कुछ ना कुछ पैसे देकर मदद कर कर चली जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की मदद नहीं चाहिए। एक अरसा दराज से जिस कम्युनिटी का कत्लेआम किया जा रहा है, इसके कातलों को बेनकाब किया जाए, ख्वाह वो सियासी हो या मजहबी, उनके पीछे मुहर्रकात शामिल हों, उनको फ्रंट पे लाया जाए। इस वक्त हज़ारा बरादरी अपनी मैयतों को सड़कों पर रख कर बैठी हुई है। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वहाँ पर बातचीत करने के लिए गए, डायलॉग करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। हज़ारा कम्युनिटी का ये कहना है, और पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो शिया उलमाए कौंसिल हो या बात की जाए अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हो या वहदतुल मुस्लिमीन हो, हर तरफ पे गम और गुस्से का इस वक्त समा देखने को नजर आता है और एहतजाज भी किया जा रहा है। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब का ये कहना है कि ये बात सबके सामने आया है कि किस तरह से एक अरसे से शिया मुसलमान कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता रहा है और बिलखुसूस हज़ारा बरादरी का आज तक होने वाला कत्लेआम, इन मुहर्रिकात को सामने क्यों नहीं लाया गया। सूबाई हुकूमत से इस्तीफे देने का मुतालबा किया जा रहा है, जुडिशल कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के जितने भी अरकान होंगे उनके मुताबिक, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे और उस रिपोर्ट को सबके सामने पेश किया जाएगा और इस बात की यकीन दहानी करवाई जाएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाकयात को कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ साथ शेख रशीद साहब ने डायलॉग की बात की है, इस्लामाबाद आने की बात की कि आप इस्लामाबाद तशरीफ लेकर आइए, वहां पर हम आपके साथ मिलकर आपकी मर्जी के मुताबिक एक प्रोटेक्शन बिल जो है या आपके मुताबिक जिस तरह से आप प्रोटेक्शन चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी शिया कम्युनिटी के हवाले से। लेकिन अब तक हज़ारा कम्युनिटी की तरफ से एहतजाज जो है उसी तरह से जारी है और बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये सवाल हम सबके लिए यहाँ पर मौजूद है कि इस अरसा दराज से इस होने वाले कत्लेआम को कैसे रोका जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कश्मीरी बरादरी आज हक खुद इरादियत मना रही है। ये वही कश्मीर की आवाम है कि जिसे अरसा दराज से लुक़्मा अजल की तरफ धकेला जा चुका हुआ है। आलमी बरादरी खामोश हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों या सदर आरिफ अलवी साहब हों या अपोजिशन जमातें हों, कश्मीरी आवाम के साथ यकजा हुए खड़े होते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आलमी बरादरी एक अरसा से होने वाले इस कत्लेआम पर क्यों खामोश है और कश्मीरियों की आवाज़ कब तक सुनी जाएगी। और 370 अगर आर्टिकल की बात की जाए तो उस आर्टिकल को कब ख़त्म किया जाएगा और कश्मीरियों के लिए कब सुकून का दिन सामने आएगा और कब वो एक नया सूरज, एक नई नवीद के साथ आएगा जहां वो आज़ादी के साथ रह सकेंगे। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीडीएम की जो तहरीक है वो किस मरहले की तरफ जा चुकी है। मरियम नवाज साहिबा ने बहावलपुर जलसे के बाद मीडिया टॉक करते हुए बात कह दी है कि इमरान खान साहब को घर जाना पड़ेगा, नहीं तो अवाम के साथ मिलकर हमें कुछ और ही करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े सेफ साइड पे खेल रही है, अभी तक वो ग्राउंड में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। मुबस्सिरीन नज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग भी हो सकती है। जरदारी साहब का पूरा फोकस बिलावल साहब के फ्यूचर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से परवेज इलाही साहब ने यह बयान दे दिया हुआ है कि हमारी पूरी हमायत जो है वो हुकूमत के साथ है। दूसरी जानिब पर अगर बात की जाती है तो अपोजिशन तहरीक जो चल रही है, इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इस तहरीक का नाम पीडीएम नहीं बल्कि एनआरओ तहरीक होना चाहिए, क्योंकि ये एनआरओ चाहते हैं और एनआरओ नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वहीद गुल साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उनके साथ तशरीफ रखती हैं नायब सदर लाहौर काफ लीग से ज़ेबा नाज साहिबा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा हुसैन अकबर साहब, सरबराह हैं मिनाजुल हुसैन के और मेंबर हैं रोहित हलाल कमेटी के। वहीद गुल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। पीडीएम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान की आवाम है। अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, आपका काम है आवाम को सर्व करना और आवाम के हकूक पर बात करना। और अगर हम आवाम के हकूक की बात करते हैं तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आपका दौरे हुकूमत हो या मौजूदा दौरे हुकूमत हो, हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग, शिया मुसलमानों को टारगेट किलिंग जिस तरह से किया जा रहा है वो सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि उस सिलसिले में तेजी आना शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नहायत अफसोस का इजहार करता हूँ इस वाक़े के ऊपर
کہ کس بے دردی کے ساتھ ان مظلومین کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور ان کا قصور کیا تھا. وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال سخت ترین جو ہے وہ کام کرتے ہوئے کان کنی کے لیے گھے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے وہاں سے. تو ان کو اس طرح سے، حالانکہ ایک مزدور کو تو کہا گیا کہ وہ اللہ کا دوست ہے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی مذمت ہی نہیں بلکہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اگر اسلام کے نام پر کیا ہے تو بدبختی جو ہے وہ انہوں نے کمائی ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسے جہاں پر واقعات ہوں اس کا جب ظلم کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو حکومتیں جو ہیں وہ ایک ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے تو یقیناً دھیان جو ہے وہ حکومتوں کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب حکومتوں سے اور حکمرانوں سے جو ہے وہ اعتماد اٹھ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہزارہ برادری کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ کئی دفعہ یہ واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ان کا اعتماد جو ہے وہاں کی صوبائی حکومت سے اٹھ چکا ہوا ہے. ایون دین جی بالکل، اور ایون دین کے شیخ رشید صاحب گئے جو کہ وزیر داخلہ ہے ان کے اوپر بھی ان کا اعتماد نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو وہاں پر جو نعرے لگے، میں یقینی طور پر ان نعروں کی کسی طور کے اوپر بھی حمایت نہیں کرتا، مگر یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب طاقت کا حکومت چلانے والے کوئی اور لوگ ہوں اور طاقت کا منبع جو ہے کوئی اور ہو تو پھر یقینی طور کے اوپر دھیان جو ہے وہ طاقت کی طرف جاتا ہے. انصاف جو ہے وہ طاقتور سے جو ہے وہ مانگا جاتا ہے. آپ کی دور حکومت میں بھی ہزارہ برادری کا قتل عام ہوا ہے، اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں پروٹیکشن پرووائیڈ کر سکتی؟ میں نے پہلے کہا کہ یہ ظلم ان کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو اب حکومتوں کی رہی نہیں. حکومت کو تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ حکومتیں کوئی ان کو انصاف دلا سکیں گی. وہ تو تقاضا ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن کے پاس یہ طاقت ہے اس وقت جو ہے وہ ملک پاکستان کی، وہ تو ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. اور اب وہ مطالبہ اگر وہ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جائیں تو ان کو ضرور جانا چاہیے. اگر ان سے ان کی داد رسی ہو سکتی ہے، ان کے جانے سے ان کی تسلی ہو سکتی ہے تو ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کی دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر ہیلی کاپٹر دن میں کئی مرتبہ جو ہے بنی گالا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں ان مظلومین تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا؟ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ظلم ہو وہ جا کر مظلومین کی جو ہے وہ داد رسی جو ہے وہ کرنی چاہیے ان کو. اس پوائنٹ پہ میں واپس آؤں گی. زیبا گل ناز صاحبہ، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عرصے سے ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے، وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ایک لمبے عرصے سے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، کیوں نہیں یہ لوگ آج تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ فیل کر سکے ایک اسٹیٹ کے ساتھ؟ اور آج یہی صورت ہے کہ وہ میتیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مطالبات بھی سب کے سامنے ہیں کہ صوبائی حکومت کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب پرسنلی وہاں وزٹ کریں گے، جبکہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیے، آپ کی مرضی کا دن ہوگا اور تمام شیعہ مسلمان کمیونٹی کو پورے پاکستان کے اندر پروٹیکشن پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن یہ باتیں محض باتوں کی حد تک کیوں رہ جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبوضہ کشمیر میں جو یہ ہندوؤں نے یہ وزیر اعظم مودی نے آگ لگائی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ پورے کشمیر میں ظلم و ستم کا جو ڈنکا مچ رہا ہے اور ان کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، نہ کسی کو ملنے کی، نہ جانے کی، نہ آنے کی. اور ان کو ایک سالوں سے یہ میں ہزارہ کمیونٹی پہ بات کر رہی ہوں، میں بھی کشمیر کی ایشو کی طرف نہیں آئی. جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. اور یہ سارے معاملات بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اور ان پہ جتنا ظلم اور جتنا تشدد اور جس قدر ان کو نظر بند رکھ کے ان کی بیٹیوں اور بہوؤں اور ماؤں پہ اور بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم بہت اس کی شرمندہ ہیں کہ ہم ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتے. ہماری حکومتیں بھی جو ہیں وہ بھی ان کے لیے نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں
बुलंद आवाजों में हम जलसे जुलूसों पे आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कोई उनके साथ कान के साथ कंधा लगा के खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी उनकी आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि आवाज उठाना ही मसला नहीं है। मसला तो ये है कि मिलके इसका कोई सलूशन निकाला जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। ज़ेबा साहिबा, कश्मीर एक अलग डिबेट है। कश्मीर की डिबेट के साथ साथ मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कम्युनिटीज हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, और हजारा कम्युनिटी को हर साल टारगेट किलिंग का निशाना बनाना, टारगेट किलिंग करना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इसमें क्यों नहीं लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट कर हम इस पे प्रोटेक्ट हमने पहले भी किया था। चौधरी परवेज अली साहब ने जब भी कोई इस तरह का कोई सानिया होता है तो उस पे हमें पूरी ब्रीफिंग की जाती है, और हम जाते भी हैं, वहां जाके लोगों से मिलते हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं और उनके ऊपर उनका हल निकालने की सॉल्यूशन भी देते हैं, और खुद भी उनके गम में शरीक होते हैं। वहीद गुल साहब, अगर बात करते हैं हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से, ये खास एक मकतबा फ़िक्र को निशाना बनाना, जैसे फ़िरका वारियत की जंग को हवा देने की हवाले से बात की जाए, और हाइब्रिड वॉर यही नहीं चीज़ों का नाम है कि जहाँ पे फ़िरका वारियत को हवा देते हैं। सर, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपके समझते हैं इक़दाम क्या होने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ इस पे तो कोई दो राय जो है वो नहीं है। भारत जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, और वो अपने कारिंदों के जरिए से इस तरह की चीजों को करने की कोशिश किया जाता है, और जबकि इसको जो है वो लबादा जो है पहना दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता कि ये फिरका वारियत की वजह से हो रहा है या कोई और चीजों की। मैं समझता हूं कि इसके अंदर लामाला बहुत सारा चांस है, मौजूद है कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरह की तहरीबी कार्रवाइयों के अंदर जो है वो मुलव्वस जो है वो पाया जा रहा है। और खास तौर पर बलूचिस्तान एक हमारा एक हसास इलाका है, और वहां पर जो है वो भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है, हमारे जितने दुश्मन हैं, कि वो जो है वो इस तरह की कार्रवाई करें। मगर मैं ये कहता हूं कि मसला असल ये है कि ये मजलूमीन जो है वो इनकी दाद रसी जो है वो करने की हुकूमत को जरूरत है। ये इतना डिले जो है वो क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। मैं इसी पॉइंट आपके पास आऊंगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शिया उलमा काउंसिल के सरबराह, रोयत हलाल कमेटी के मेंबर अल्लामा हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लामा साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक अरसे दराज से इस वादी में खून की होली खेली जाती रही है, ख्वाह वो मासूम बच्चे हों, ख्वाह वो इस मिल्लत के वो बहादुर सपूत हों जो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। लेकिन हजारा कम्युनिटी हर साल देखा जाए या एक खास अरसे के बाद एक कम्युनिटी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाना, और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट ना करना या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना करना, इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो वो लफ्ज ही कम पड़ गए हैं कि हम मजम्मत करते हैं, हमें अफसोस है। यकीन जानिए कि कितने सालों से बेटा के हजारा मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। दहशतगर्द पकड़े भी गए, दहशतगर्द मालूम भी है सबको, और उनको फिर आजाद कर दिया कि वो तंदराते फिर रही है, और सरे आम वो एक मसला के खिलाफ कुफर के नारे भी लगा रहे हैं। कहाँ गया वो कानून, कहाँ गए वो सारे ज़ाब्ते, कहाँ सिर्फ एक मसला के लोगों के लिए है, या जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, या जिनकी कोई सिफारिश नहीं उनके लिए है। आखिर इन लोगों का क्या कसूर था जो बेचारे कानों के अंदर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। आज जबकि कोरोना ने हर तरफ मौत का एक मंजर पेश कर रखा है, इन हालात में भी अगर कोई अपनी रोटी कमाता है तो उसको जीने का भी हक हासिल नहीं है। रह गया मामला पैदर पे, ये वाकयात हुए हैं। हुकूमत ने हमेशा डंग दबाऊ पॉलिसी अपनाई है, वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो, वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, या अब ये हुकूमत है, इसका भी यही हाल है। तो जब तक वहाँ के जो कल अदम जमातों के अपराध गिरफ्तार किए गए थे, डर के मारे अदालतों ने उनको आजाद कर दिया, अब फिर वो दंदराते फिर रहे हैं, उनके भरपूर इस्तकबाल किए जा रहे हैं, तकफीरी नारे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ वाज़ेह, और फिर इसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर क्या कहा जाए। लामा साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक खास कम्युनिटी, बिल्कुल लामा साहब मैं आपकी बात की तायीद करूंगी, बल्कि मैं आपसे यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं ज़रा कम्युनिटी की, आगा सैयद मोहम्मद रजा साहब के जो बयानात हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने वजीर दाखिला से बात करने से इनकार किया। वो लोग अपनी मैयतें लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, और उनकी बहनों बेटियों का ये मुतालबा है कि हम मुसलमान,
ہمارا قتل عام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صوبائی حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. صوبائی حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں ان محرکات کو سامنے لایا جائے, خواہ وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب تو پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں, اس اللہ راضی کو تو یہ نہیں پتا کہ تانے ہوا کہاں ہے, وہ جب بیان دے رہا ہے واقعہ کہاں ہوا ہے, بیان کہیں اور دے رہا ہے. یہ تو اس کی حالت ہے. اور باقی حالت جو گورنمنٹ کی حالت ہے کہ خود ہزارہ قبیلہ کے لوگوں کو اطلاع ملتی ہے, ایک بندہ خدا جو بچ جاتا ہے, یہ جا کے لاشیں اٹھا کے جب کوئٹہ میں لاشیں پہنچ جاتے ہیں تب گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے. یہ ان کی بیان بازیاں پتا کیوں نہیں چلتا؟ پتا ہے ان کو, سب کچھ پتا ہے ان کی, سب کچھ یہ ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور یہ اس کے بعد سوا خاموشی کا کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ آپ ادھر دیکھ نہیں رہے, ادھر تو پھر انڈیا پہ اس کو ٹھوک دینا, کیا اسے جان چھوٹ جائے؟ انڈیا کو دشمن روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سی پیک ہے, سی پیک ٹھیک ہے, سی پیک حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی اور ہمارے سیکورٹی اداروں کی. صوبائی حکومتوں بھی موجود ہے. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہندوستان نے کروایا فلاں نے کروایا. تمام ہندوستان کے اعلیٰ کار یہی بنے ہیں, تو آپ کو جب پتا ہے کہ ہندوستانی کے اعلیٰ کار بیٹھے تو ہندوستانی غیر ملکیوں سے بچانا کس کا کام ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. جی خالی یہ بیان بازی دے کر دشمن یہ کر رہا ہے, دشمن وہ دشمن کر رہا ہے, صرف شیعوں کے لیے کر رہا ہے, صرف ہزارہ کے لیے کر رہا ہے. علامہ صاحب سب سے بڑی جو بات اس وقت نوٹ کی جا رہی ہے, ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. علامہ صاحب سب سے جو بڑی بات نوٹ کی جا رہی ہے, آپ کا بیان ہو, علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا بیان ہو, راجہ ناصر عباس صاحب کا بیان ہو, اس کے مطابق ابھی تک پورے پاکستان میں شیعہ کمیونٹی, شیعہ مسلمان کمیونٹی پرامن احتجاج کر رہی ہے. کہیں پہ کوئی توڑ پھوڑ اس قسم کا کوئی مظاہرہ دیکھنے کو نظر نہیں آیا. ہماری تاریخ گواہ, ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. ہماری 100-200 لاشیں لے کر ہم اسی برفانی موسم میں بیٹھے رہے, لیکن توڑ پھوڑ نہیں کی. لیکن ہماری اس امن پسندی کا صلہ ہمیں یہی دیا جاتا ہے. صحیح. وزیر داخلہ چلے گئے, وزیر داخلہ نے کیا کر لینا ہے وہاں پر؟ وزیر داخلہ یہ کہنے کہ میں نے پکڑا اس طرح, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. صحیح باتیں کرنے میں تو رشید جو ہے وہ شیخ رشید باتونی ہے, باتوں کا کیا کرنا, بات تو نتیجہ چاہیے, عمل چاہیے. بالکل. علامہ صاحب میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آتی ہوں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے وحید گل صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا, اور روز جمعہ کو میں نے اپنی طرف سے تحریک حسینیہ کی طرف سے, ادارے کی طرف سے پورے ملک میں یوم احتجاج کا اعلان کیا, اور انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا جب تک ان کے قاتلوں کا کردار تک پہنچایا جاتا, اور جن قاتلوں کو جن کل ادب تنظیموں کے افراد کو چھوڑا گیا تھا جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اور اس وقت تک نہ تو یہ سی پیک محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئٹہ محفوظ رہے گا. سی پیک اپنی جگہ پہ امپورٹنس رکھتا ہے, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ اگر محفوظ نہیں ہوں گے تو پروجیکٹ کے اوپر جو سیکورٹی لگائی جا رہی ہے اس کمیونٹی کو کیوں نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حکومت کو پتہ نہیں کہ یہ بلوچستان کا علاقہ اس وقت دنیا کا تاثری علاقہ ہو چکا ہے, جہاں پر دنیا بھر کی ایجنسیاں ہمارے خلاف ہے, ہندوستان ہمارے خلاف ہے, امریکہ ہمارے خلاف ہے, عرب امارات ہمارے خلاف ہے. جب یہ ساری طاقتیں ہمارے خلاف اور سی پیک نہیں بنانا دینا چاہتی, اور شیعہ سنی فساد کے لیے خود ISI کے سربراہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ $1 ارب یہاں پھینکا گیا تھا اس لیے تاکہ شیعہ سنی فساد کرایا جائے. یہ تو پھر بھی علماء کی کوشش, فوج کی کوشش, سیکورٹی اداروں کی کوشش, لیکن اس طرف کیوں توجہ دی جا رہی ہے؟ ایک واقعہ بار بار دہرایا جا رہا ہے, ایک قبیلے کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے, یعنی ان کو معصور کر کے رکھ دیا گیا. ان کو غیر ملکی آسٹریلیا حکومت آفر کر رہی ہے کہ پاکستان چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ. شرم کی بات نہیں ہمارے کو اسلام آباد آنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو جو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی. اس حوالے سے شیعہ علماء کونسل ہو, مجلس وحدت المسلمین ہو یا باقی تمام لوگ جو ہیں, کیا کوئی لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ بس اب بہت ہو گیا, اس سے آگے اور یہ نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھو جی, لائحہ عمل تو کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کے بغیر کب تک اس کا مستقل حل نہیں ڈھونڈا جائے گا. آخر ایک ملک ہے, ہم اس ملک کے 30% عوام ہے, ہمارا یہاں پر تو تھوڑی آبادی تو ہے نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم وزارتوں میں یا کئی اداروں میں آ جاتے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اگر زائرین جاتے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہی بلوچستان کا, یہی سارا کا سارا علاقہ ہم آدھی رات تنہا عبور کیا کرتے تھے, کبھی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. آج کیا ہے؟ صحیح کہہ وہی کے لوگ کروا رہے ہیں, اور ہمارے سامنے رئیسانی موجود نہیں ہے کہ میں ٹیشو پیپر بھیج دوں, میں یہ کر رہا ہوں. یہ جو بہانے سب وہاں کے سردار بھی ملے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو وہاں کے جام صاحب ہیں وزیر اعلیٰ, وہ تو ان کی نااہلی ہے. سب سے پہلے تو ان کو مستعفی ہونا چاہیے, ان کی پوری کابینہ کو مستعفی ہونا چاہیے جب یہ حالت ہے. ٹھیک, میں علامہ صاحب آپ کے پاس اسی پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں. کیا حفاظت کریں گے یہ؟ ٹھیک, علامہ صاحب میرے سے ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, میں آپ کے پاس اسی موقع پہ واپس آؤں گی. وحید گل صاحب, علامہ صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ
और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और उनका ये कहना है कि बस अब बहुत हो चुका कि गवर्नमेंट वो मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, आप लोग क्या कर रहे हैं कि जहां आप लोग अपनी एक सिक्योरिटी एक खास पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और उनको ये बता देते हैं कि जी यहाँ पर हालात खराब हैं, लेकिन एक कम्युनिटी के लोगों को आप बचा नहीं सकते। जब गवर्नमेंट को पता होता है, सिक्योरिटी इदारों को पता होता है कि तखरीबकारी पाकिस्तान में होने जा रही है, वो फिरका वाराना भी हो सकती है, वो सियासी तौर पे भी हो सकती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूं अपनी उन बेटियों को, बहनों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को जो शदीद तरीन सर्दी के अंदर जो हैं वो बैठे हुए हैं, दिन को भी बैठे हैं, रात को भी बैठे हैं जी। और उनके हौसले को ये सलाम है कि कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई हंगामा राई नहीं है मुल्क के किसी कोने के अंदर। उनका ये खामोश जो है वो एहतजाज है। लेकिन इलामा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि खामोशी की एक हद होती है, एक कीमत होती है, और अगर हुकूमत ने होश के नाखुन जो है वो ना लिए तो इसके नताए जो है वो बेहतर नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही कहा इलामा साहब ने कि ये किसकी जिम्मेदारी है अगर हिंदुस्तान जो है वो यहां पर अपने दहशतगर्दों को जो है पाल रहा है। अगर फाटा के अंदर आप ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का खात्मा कर सकते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर क्यों नहीं ये होता, क्यों नहीं इस कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्ट होता। और बार बार जो है अगर जुल्म हो और सितम हो तो फिर एक कम्युनिटी के साथ ही इस तरह का सलूक जो है वो ये एक हजारा बरादरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी गैर महफूज है। शिया वो देखिए वो हम उस तरफ को ना जाए, ज्यादा बेहतर अल्लाह ना करे कि ऐसी हालात हो, लेकिन कम से कम हजारा कम्युनिटी के साथ जो है बलूचिस्तान के अंदर पे दर पे जो है वो कई इसी तरह के जो है वो वाकयात जो है वो हो चुके हुए हैं। खुदा के लिए हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। ये जो इदारे हैं, ये जो एजेंसियां हैं, ये तो अब रह इस काम के लिए गई हुई है कि जनाब आपने किस तरह से अपोजिशन का पीछा करना है और उनको जो है वो उनके ऊपर FIR डालनी है। तमाम इदारों को तो खुद से खान साहब ने कट कर दिया हुआ। मैं कोई सियासी बात इस मौके पर नहीं करना चाहता, मगर आप लोग भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं, ये सवाल आपसे भी मुझे बताए ना, मुझे बताए जब कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो चाहे IB हो, वो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, वो सिर्फ उनका काम दिन और रात ऑपोजिशन के पीछे हो। और जब आप एक इदारों के जरिए से किसी के ऊपर हीरवर डाल रहे हो, किसी के ऊपर जो है कोई FIR डाल रहे हो, तो मुझे बताएं कि इदारे ऑपोजिशन को पकड़ दकड़ का काम करेंगे या इन दहशतगर्दों को पकड़ने का काम मैं करेंगे? यहाँ पर आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इलामा साहब की बात को आगे आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रही हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी हजारा कम्युनिटी का टारगेट किलिंग हुई है। आपके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया और क्यों आप इस बात को फिक्स कर देते थे जैसे उनके सरबराह ने बात कह दी? सही मैं समझता हूं कि आप बार बार मुझे उस तरफ ला रही हैं जिसकी मैंने निशानदेही कर दी है। बात मैंने तो कह दिया है कि हजारा कम्युनिटी हो कोई और हो, अब तो हुकूमतों के ऊपर अवाम का एतमाद उठता चला जा रहा है। और ये जो बयानिया की बात हो रही है नवाज शरीफ की, वो बयानिया क्या है? बयानिया यही है कि हुकूमत अगर इन पावर हो, वो चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो, तो फिर जवाबदेह भी अवाम के सामने वही है। और अगर हुकूमतें जो है वो इन पावर ना हो, हुकूमतों के ऊपर एक हुकूमत काम कर रही हो, तो फिर लामाना कि इस तरह के जब वाकयात होंगे तो लोगों का ध्यान भी उस तरफ जाएगा कि अब इंसाफ भी हमें जो है वही दे। ये हुकूमतें तो इनके ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी का एतमाद रहा, ना वजीर दाखिला के ऊपर रहा, ना वहां के चीफ मिनिस्टर के ऊपर किसी का एतमाद रहा। सिस्टम का हिस्सा होते हैं तब इस बात को मेंशन ही नहीं किया जाता कि हम पे भी कोई हुकूमत है। ज़ेबा साहिबा, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, पॉइंट स्कोरिंग हम बहुत अच्छी कर लेते हैं। पॉइंट स्कोरिंग ख्वाह वो कश्मीर के इशू पे हो, ख्वाह वो हजारा बरादरी के कत्लेआम के इशू पे हो, हम पॉइंट स्कोरिंग बहुत खूबसूरत करते हैं। बल्कि जैसे लामा साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब बातें बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर बातों की हद तक नहीं है। आगा सैयद मोहम्मद रजा साहब ये बात कह चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पिछले अदवार में भी जब भी लोग आते थे हमारी मैयतों की कीमतें फिक्स कर दी जाती थी, लोगों को पैसे दे दिए जाते थे। हम पैसे नहीं चाहते, हम तो अपना अमन चाहते हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं। इस हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ये आजकल जो हालात मौजूदा गवर्नमेंट के हैं, हम तो खुद परेशान हैं। 2.5 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। हमने हजारों दफा एक बात
सजेशन उनको कही दी है कि भाई आप 2.5 साल में किसी के लिए कोई काम नहीं कर सके, खुदारा महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा क्रूशल हालात हो गए हैं कि आवाम, गरीब आवाम तो पिसके रह गई, और जो चार दाने जिसके घर में थे वो भी रो रहे हैं। हमने इमरान खान साहब के साथ, हमारी कोलिशन पार्टी है, हम उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम अपनी एफर्ट, अपना जो हमारी पार्टी है वो अपने नजरिए के साथ चलती है, और हम अपने नजरिए को सामने रख के बात करते हैं। हम इत्तेहादी हैं, हम गुलाम नहीं है। जहाँ पे गलती है वहां पे हम डट के मुकाबला करते हैं और कहते हैं कि भाई ये काम आपने गलत किया है। अभी कुछ ही दिनों में इस वाक़े के हवाले से परवेज इलाही साहब हो, जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़ियादत हो, वो जी, बिल्कुल। इस वाक़े के हवाले से क्या पेशरफ्त करेगी, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, गवर्नमेंट के सामने क्या स्टांस पेश करेंगे आप? देखिए, मैं वही बता रही हूँ, हमारी जमात जो है चौधरी, जिनकी क़यादत चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब करते हैं, वो यही उनका एक मेन इशू यही है कि कहीं पे जुल्म ना हो, कहीं पे करप्शन ना हो, कहीं पे कोई गलत काम ना हो, और उन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान की खिदमत की, और ये वाहिद वो जमात है जिसने, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मैं आपकी पार्टी के मंशूर से बाखूबी पार्टी का तो उन्होंने बयानिया जारी कर दिया कि खान साहब के जो अपने भाई हैं उनका ही अब एतमाद इस हुकूमत के ऊपर जो है वो नहीं है। और नहीं, देखिए वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए ये साहब मेरा सिर्फ ये सवाल है इसलिए नहीं है कि इत्तेहादी जमातें हो या हुकूमत के साथ अपोजिशन के बेंचों में बैठने वाले आप लोग हो, जी बिल्कुल, असेंबली में क्या करारदाद पेश करेंगे? हजारा कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है, आपकी क्या तैयारी बिल्कुल है? हमारी पूरी तैयारी है जी, हमने इसका जवाब भरपूर दिया भी है और दे भी रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, जहां जुल्म होगा वहां पे हमारी आवाज उठेगी, और हम उस जुल्म करने वालों के साथ डट के मुकाबला करेंगे, और उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज भी उठाते हैं और उनकी हर जुल्म में शरीक भी होते हैं, और हुकूमत को भी कहते हैं कि वो पूरी तवज्जो करे, और वो वहां पे मौक़िफ़ मेरे पास आ चुका है। अलामा साहब, आपने मेरे दोनों पैनल में बैठे हुए दोनों लोगों की गुफ्तगू को गौर सुना। मेरा सवाल अब आपसे भी ये बनता है कि सर, लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा? हमने ये भी देखा है कि माजी में पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों को सियासी पनाहगाहें भी प्रोवाइड की गई हैं, सियासी पनाहगाह भी मिलती रही है। इस हवाले से आप लोगों का क्या प्लान होगा, और गवर्नमेंट के साथ अब आपकी जो 1-to-1 बात होनी है, मुलाकात होनी है, जो मुज़ाकरात होने हैं, वो किस एजेंडे के ऊपर होंगे? आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी इन बहनों ने तो सिर्फ अपने एक नंबरिंग के लिए काम बातें की हैं कि मेरी जमात और मेरी जमात है। सवाल ये है कि ये सारी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में बैठी हैं, जिस मुल्क में अमन नहीं होगा वो मुल्क माशी तौर पर कैसे आगे बढ़ेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा तामीर किया तो सबसे पहले अमन की दुआ मांगी और फिर रिज़्क़ की दुआ मांगी। जी बिल्कुल। जहाँ जो तबाही मची हुई है मैशत के हवाले से, मैशत यहाँ कैसे है जब अमन अमान ही तबाह हो जाए? सवाल ये है कि ये काम जितने भी हैं सारी हुकूमतों में होते आए, और इस वक्त हम खुश थे कि हमने 80,000 जानों का नजराना पेश किया, पाक फौज ने इसमें कुर्बानियां दी और दहशतगर्दों को का कला कमा कर दिया गया, और आलमी सतह पे हमें सराहा जा रहा था। और फिर ये मुहर्रम से पहले ISI के सरबराह बयान खुद दे चुके हैं कि $1 अरब फेंका गया है पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद के लिए। तो जब ये सारी चीजें मालूम हैं और कोशिश फिर एक इदारा, एक कौम बार बार टारगेट हो रही है, तो उनके लिए खुशी इंतजाम नहीं किया जा सकता? कितने लाखों की आबादी होगी जिसको कंट्रोल नहीं हो सकती, जिन पर तवज्जो नहीं दी जा सकती? तो बात ये है कि खाली ये नंबरिंग से बात नहीं बनेगी कि हमने ये कर, हमने वो। सवाल ये है कि अमन के लिए क्या कुछ हुआ? मैं बरमला कह रहा हूँ, पीपल पार्टी के कायरा साहब तशरीफ ले गए थे और लाशों पर खड़े होकर जनाब हम वीकली रिपोर्ट देंगे और हर रोज रिपोर्ट देंगे और ये करेंगे, वो खाक किया। रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। उन्होंने क्या किया? तो बात अब की भी यही सूरत है, शेख रशीद साहब गए बैठे जराए बातों के, और क्या करेंगे? हमें तो अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए कि हम वहां पर रह सके, वहां की शहरी है, हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी बात यह है कि हुकूमत जो है वो वहां मुज़ाकरात करे, यहाँ मुज़ाकरात खाली मुज़ाकरात हो चुके हैं, जो प्लानिंग हो चुकी है, किस पे अमल हुआ है? मैं प्लान नाम नहीं कह रहा हूँ, रमजान महंगर तो क्यों छोड़ा गया जो सरे आम वहां पर जलसे करके शिया काफिर के नारे लगवाता रहा है? अभी इसमें साहबा का जो MP वहां पर गया, उसके किस तरह खुलम खुला असली की नुमाइश के साथ इस्तेमाल किया गया? कहाँ असली की नुमाइश का कानून गया? सही।
ठीक, तकबीरी नारे कहाँ के कमाल होगी यार, बातें करने के लिए सिर्फ उन लोगों के जो कमजोर हैं। हमारा कोई लाउड स्पीकर ऊंचा कर दे तो उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, उसको जनाब टीए में ठोक देते हैं, पत्नी क्या कर करा देते हैं। जहाँ पर सब कुछ होता है तो पूछने वाला नहीं होता। जी तो वही जो है ना, जिसकी लाठी उसकी बहन। ठीक है कानून की हाकमियत तो कोई ना हो, क्या कानून लाएंगे, कानून की हाकमियत होगी, कहाँ गया कानून? अलामा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो आपका स्टांस है, आपका एजेंडा है, हजारा कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आगा सैयद मोहम्मद रजा साहब, गवर्नमेंट आपके साथ कोई कोऑपरेट करेगी इस एजेंडे पे? देखो हम दरवाजा खटखटाना हमारा काम है, हम और ये हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। हुकूमत कल ये ना कहे कि हमने इनको पेशकश की, हमारी बात नहीं सुनी गई, हम बिल्कुल इनको घर तक पहुंचाएंगे, अपनी हुज्जत तमाम करेंगे बिल्कुल, लेकिन ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और अगर आपकी सुनी ना गई तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कॉल हो जाएगा। लास्ट में पूछना चाह रही हूँ आपसे, अगर आपने जैसे कहा कि हम हुज्जत तमाम करेंगे, हुज्जत तमाम करने के बाद क्या पेशरफ्त होगी आपकी तरफ से? पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा? किस किस्म का आपका यकीनन होगा। हम ये जुमा जो आ रहा है ये यौम एहतजाज के तौर पर पूरे पाकिस्तान में मना रहे हैं। ठीक है, और अगर इससे आगे काम ना बना तो फिर देखा जाएगा हमारे दिन क्या पॉलिसी बनाते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। अगले इशू की तरफ बढ़ना चाहूंगी। वहीद गुल साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम बातों को भी सुना, आगे बात करते हैं कुछ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आज जहां हमने एक हजारा कम्युनिटी के हवाले से बात की है, वहीं पर आज दुनिया में जहां देख रहे हैं कि काफी अरसे से एक जुल्म की तारीख रकम की जा रही है। हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, तो इस आज हक खुद इरादियत का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हक खुद इरादियत वो लोग रखते नहीं अपने पास। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये भी एक मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से जुल्म की दास्तान जो है वो इस वक्त जारी है, और जिस तरह से मजलूम कश्मीरियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि बदकिस्मती से यहाँ पर भी जो हुकूमत का रोल और किरदार जो है वो क्या है कि जब अमेरिका से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाते हैं तो आगे वालहाना उनका इस्तकबाल होता है, और वो यहाँ तो कहते हैं मोदी साहब का भी इस्तकबाल हुआ है। जी, मोदी साहब का भी इस्तकबाल हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आप जरा सुने, उनका जो इस्तकबाल हुआ वो उन्होंने तो करके दिखा दिया। अच्छा, बात ये है कि इस्तकबाल होता है और वो ये कहते हैं कि मुझे आज इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से मैं दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीत कर लाया हूं, और उसके चंद दिन अभी नहीं गुजरते कि उस वर्ल्ड कप के जीतने का रिजल्ट जो है वो आ जाता है। इस सूरत में कि आर्टिकल 370 के जरिए से मोदी सरकार जो है वो गासखाना कब्जा जो है वो अपना शो अप कर देती है। गासखाना कब्जा तो पहले भी है उनका, लेकिन दुनिया के सामने वो उसको अपनी एक मिरास और जागीर जो है बना के जो है उसको रख देती है। और उसके जवाब के अंदर हमारा क्या जवाब है? हमारा जवाब यह है कि जुम्मे के जुम्मे जनाब हम जो है वो एहतजाज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो सुनिए, नहीं वहीद गुल साहब मुझे ना बता दें, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे मौलाना साहब, जिनकी क़यादत में आज पीडीएम आप चल रही है, उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? पाकिस्तान को सर मैं नए पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखती हूँ। सुनिए ना, अच्छा, जुम्मे के जुम्मे शहजादा साहब तशरीफ लाते हैं, इमरान खान साहब तो जो है वो उनके हाथ के अंदर जो है वो कश्मीर का परचम फरदौस आशिक साहबा थमाने की कोशिश करती है। वो जो मंजर है वो भी सबके सामने आया। और फिर वो मुझे इशू को कंप्लीट करना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, नए पाकिस्तान के ऊपर तो बात कर रहे हैं, पुराने पाकिस्तान पे रोशनी डाल रहे हैं। नए पाकिस्तान के ऊपर तो बात करूंगा, चेयरमैन मौलाना फजल रहमान, मुझे नए पाकिस्तान के ऊपर तो बात कर लेने देना। तो जुमे के जुमे जो है वो हम एहतजाज करेंगे। चलिए, वो जुमे के जुमे एहतजाज हुआ वो भी खत्म हो गया। अगली बात जरा सुनिए, अगली बात, अगला मार का हम क्या मारते हैं? हम जनाब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जो है वो उसको शो अप कर देते हैं मकबूजा कश्मीर को। तो क्या ये गलत बात थी? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन इससे क्या जो कश्मीरी वहां पर शहीद हो रहे हैं वो शहीदों ना रुक जाएंगे? जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो जुल्म उनके ऊपर बंद हो जाएगा, और जो गासपाना कब्जा है मोदी का, इससे क्या वो खत्म हो जाएगा? इससे बजाय इसके कि हम दुनिया के सामने चेहरे को लेकर आते बता दिया जाए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन क्या करते रहे, जिसके गासपाना कब्जा उसने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन क्या करते रहे? किया हुआ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन क्या करते रहे? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन तो जो करते थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो मुकदमा कश्मीर का
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लड़ा, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। सर वो ऐसा तारीख का हिस्सा है कि कुलभूषण जाधव का नाम नहीं ले सके हम। ज़ेबर नाज़ साहिबा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे मौलाना फजल रहमान साहब। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अच्छा किया या पुरानी गवर्नमेंट ने, सवाल ये है अपोजिशन है या हुकूमत है, आपने किया क्या है भाई? यूएन असेंबली का इजलास का प्लेटफॉर्म है और वहां पर सुषमा स्वराज आपके सामने खड़े होकर आपको आतंकवाद कह रही है और आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो ये बात बांगे दरा कह सके और खुलकर कह सकें कि आराम से बैठिए, कुलभूषण जाधव हमारे पास है, रॉ का इंटेलिजेंस का काम करने वाला आपका ऑनलाइन ऑफिसर है, अपनी तमाम चीजों को कबूल कर चुका हुआ है। हम वहां पे तो फ्लैश थे, बात ही नहीं कर सकते। वजह ये थी कि इंडिया के साथ वो हुकूमत बिजनेस कर रही थी और ये हुकूमत क्या कर रही है? और ये हुकूमत उसको सीधी आंखें निकाल के दिखा भी रही है और मुकाबला भी करेगी। तो ज़ेबा साहिबा फिर ये कैसी हुकूमत रही थी? 370 मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर कैसी आंखें दिखाई आपने? अच्छा, आंखों के अंदर सुरमा डालकर जाते ताकि उनको अच्छा, आप जरा हमने आपका कश्मीर को आपके दौर में भी बड़ा लूटा गया और कश्मीर आपके भी वक्त के आपकी हुकूमत में भी बड़े जितना आप लोगों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, आपने किसी एक बात को लिया ही नहीं है। उस वक्त मोदी को अगर आपने उस वक्त रोका होता, उस वक्त आंखें दिखाई होती तो आज उसकी इतनी जरूरत ना होती। आप उसे खाना ना खिलाते ना मियां साहब, आप उसको दफ्तर में बुलाते रहे, आप आपको अपने घरों में स्पेशल जहाजों में बैठा के उनके साथ मोहब्बत करते हैं। ये सारा ने किया हुआ है। वो भाजपा को वो बस के जरिए से यहाँ पर आया और उसने पाकिस्तान को मीनारे पाकिस्तान जाकर किया। आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली आपकी हुकूमत है। ठीक हो गया। अब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जज्बात पे कंट्रोल रखा जाए और आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई गुलशन, अपने मौजू पे बात करें, हम इस मौजू पे बात कर ले। साहब को कहते थे कि वो डाकू है, जितना झूठ आपने किया, आप बीमारी का बहाना करके जब जहाज की मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर शोर से बात होगी यकीन जानिए ना सुनने वालों को समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी। मैं कश्मीर का जब मामला हो, किसी के साथ फिल्म का मामला हो, तो मुझे ये कहने दीजिए काबू कश्मीर आज जल रहा है, उसको कौन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी फिर मुझे भी ये कहने दीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब जब मियां साहब के घर आते हैं तो फिर जब उन्हें लॉन में ले जाकर उनसे गुफ्तगू की जाती है तो फिर वहां पे मियां साहब ये भी हाथ दबा के कह देते हैं कि मोदी साहब हाथ खोला रखें। आगे बढ़ते हैं, मुझे क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है लेकिन क्लोजिंग से पहले आप लोगों से सर तमहीद ना बांधिएगा और प्लीज जातियात और इखलाकियात से भी आप जो है ना उसमें गुरेज कीजिएगा, इखलाकियात से बाहर ना जाइएगा। पीडीएम की तहरीक बंद गली की तरफ जा चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे बाकायदा लगा दिया है। मियां साहब का जो आज का वीडियो पे बयान था वहां से तो कहीं से मालूम नहीं होता कि ये वही हजरत हैं कि जिनकी तबीयत खराब थी, जिनके प्लेटलेट्स इतने कम हो चुके थे कि डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है। आज तो वो जिस तरह खुल के बात कर रहे थे, कहां जा रही है पीडीएम? मरियम साहब हो गई है। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो फिर आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बता रही है। वो ये बता रही है कि ये जितनी मर्जी उनके ऊपर एफआईआर करे, जितनी मर्जी लैब गर्दी करे, जितना मर्जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को अंदर डाले, हमजा शहबाज शरीफ को 1.5 साल से अंदर डाला हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब को अंदर डाल दिया, ख्वाजा साद रफीक साहब को जो है वो कई माह जो है उसके भाई को जेल के अंदर रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा सारी कौम के सामने जरूरत ही नहीं है ना। मैं जरा सुन लेना। नहीं आपने मुझे बात नहीं करने दी। पीपल्स पार्टी है ना, आप मुझे मेरी बात सुनिए। आपके लीडर जो है वहाँ पे पिज़्ज़े खा रहे हैं, वो ऐसे बीमारी में मुब्तला है कि उनको पिज़्ज़े रेफर किए जाते हैं, उनको कॉफी शॉप में वो चीजें पेश की जाती हैं जो पाकिस्तान में उनके लिए ममानत थी। अब वहां जाते हैं उनकी सारी बीमारियां रफा चक्कर हो गई। वहां पे बैठ के आ जाएगा
से जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता भी करेंगे, आप फिक्र ना करें। बिस्मिल्लाह, हम तो हर वक्त करवाते हैं और हम ना भागने वाले हैं ना थकने वाले हैं। ज़ेबा साहिबा, नाराजगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी थोड़ी देखने को नजर आई थी। जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट से नाराज थे, जी, लेकिन बिल्कुल। परवेज इलाही साहब का बयान अब खुल के सामने आ चुका है। गवर्नमेंट के साथ हैं, आप उसकी इत्तेहादी जमात है, आपने स्टार्ट में भी कह दिया कि हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल इस पर देंगे। करंट सिचुएशन में पीडीएम आप कितना खतरनाक पीडीएम को समझती हैं? क्योंकि अब वो पाकिस्तान PDM का पीपल्स जवाब पार्टी- मुझसे तो मैं- ले लिया। मैं दे सकती हूँ, आप जी, जी, जरा मैं आपकी खामोश तरफ हो से जाएं, आपके साथ- आपने जी, तो ज्यादा बोलने की कोशिश वजह से करूंगी कि गुफ्तगू जरा मतलब मैंने वाइंड अप की तरफ बढ़ना है, तो प्लीज आप इसको सम अप कीजिए। मैं सिर्फ ये एक बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है तब से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान ने तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ जंग लड़ती रही है और आज भी जंग लड़ रहे हैं। और मैंने ये देखा है अपोजिशन कभी भी किसी जंग में जीती नहीं है, हारती है। और जितने भी दावे बोल ले, जितने भी हुकूमत के साथ हटजंदे मिला ले, किसी तकरीर की वजह से कभी कोई हुकूमत गिरी नहीं है। गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। जी, बिल्कुल करेगी। वेद गोल साहब, गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। एक मिनट, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। 90 की जी, दहाई ले ले। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है माजरत के साथ। जी। वेद गोल साहब, जो गवर्नमेंट है 5 साल पूरे कर रही है अपने, आप लोगों ने कहा कि हमारा जो नया हिकमत अमली होगी वो टोटली तब्दील होगी, हम इमरान खान को घर भेजेंगे। मरियम साहिबा ये कह रही हैं। पीपल्स पार्टी तो आप लोगों को अपनी तरफ से गुड बाय कर चुकी है। देखिए, आप ये पीपल्स पार्टी की इस तरह से बात ना करें। आप ये देखें कि जब पीडीएम की क्यादत फजल रहमान इकट्ठी साहब होती ने है ऐसे कैसा तो हमने जो किया? बयानिया है उसको तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। और उस बयानिए के अंदर ये नहीं होता कि ये पर्चा जो है ये लिखकर पीपल्स पार्टी ने दिया, ये मुस्लिम लीग का बयानिया लगा है, पीपल्स पार्टी का लगा है। सब लोग एक पेज पे, आप फिक्र ना करें। और जहां तक 5 साल पूरे करने की बात है, ये अवाम की बात है। अल्लाह ना करे कि ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे करे। क्यों? इसलिए कि आज गरीब रुल गया। आपने भी तो दिया। पूरा लाहौर से लेकर पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान कचरे के ढेर के अंदर तब्दील होता जा रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों से इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे। मीडिया से लेकर हर इदारा जो है वो, इसके लोग जो है वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। चाहे वो स्टील मिल हो, पीआईए हो, तमाम लोग जो है वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हो, वो मैं समझता हूं। पाकिस्तान की एयरलाइन हो, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। वो पाकिस्तान की स्टील मिल हो, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हो, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे, उसके मुहर्रिकात क्या थे। और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, अपोजिशन अगर बात करती है तो अपने एजेंडे को डिस्कस करती है, आवाम दूर दूर तक पीआईए को तो उसके मिनिस्टर ने बंद करवा दिया दुनिया में। हकान अब्बासी साहब की भी स्पेशलिटी। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।